ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। तो आपका सबसे पहला टॉपिक जो पेज नंबर 2 पे आता है कि ह्यूमन बीइंग आपका कैसे यूनिक है। ह्यूमन बीइंग बहुत यूनिक है, इसमें दो मेन मुख्य चीजें हैं जो इसको जानवर से अलग करती हैं। सबसे पहले हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरे मन में जो है, मैं जो समझाना चाह रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, मेरे पास शब्द है जिससे पब्लिक एट लार्ज उस बात को समझ सकती है कि नहीं। दूसरी चीज जो मुझे यूनिक बना रही है वो ये है कि मैं अपने एक्शंस पे ध्यान दे सकती हूँ, मैं रेट्रोस्पेक्ट कर सकती हूँ, मैं रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ अपने एक्शंस पे कि क्या मैंने सही करा, क्या मैंने गलत करा, क्या ये जो हो रहा है वो ठीक है कि नहीं है, क्या हमारे समाज में ऐसे ही चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए। सो I can think and I can communicate. These are the two very important things that makes human being very unique. ये आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गई हूँ मैं, पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों पे सवाल करेंगे कि बहुत सारे शब्द जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रियम्बल के अंदर पढ़ते हैं, इनका मतलब क्या है, कैसे ये हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं, क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है, और हम इसका कैसे आगे यूज ले सकते हैं। देन आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज पॉलिटिक्स। यहाँ से आपको जो है 2 से 4 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटिक्स इज व्हाट पॉलिटिशियंस डू। आपसे कोई बोले कि चलो आगे इतनी पढ़ाई वढ़ाई कर लिए, पॉलिटिशियन बन जाओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, ना ना ना, इस कचरे में हमने नहीं जाना, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम जॉब कर लेंगे, हम एमबीए कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे, पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे। पॉलिटिशियन इज अ डर्टी वर्क। यहाँ तो पैसा लूटने के लिए आते हैं, यहाँ पे तो धोखेबाजी करते हैं, लोगों को लूटा जाता है और काम किया जाता है, अपना पैसा बनाया जाता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करा जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे पॉजिटिव कॉनोटेशन में नहीं लिया जाता, इट इज टेकन इन अ वेरी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। काफी लोग बोलते हैं, 5th लाइन में लिखा हुआ है, 5th 6th लाइन में, व्हाट इज पॉलिटिक्स के, पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू। पॉलिटिशियंस अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं? पॉलिटिशियंस हमेशा बुरा काम करते हैं, ऐसा माना जाता है करंटली। तो ये जो है पार्टीज में धोखा देते हैं, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, झूठे वादे करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपना खुद का एजेंडा पूरा करते हैं, दूसरों को लूटने की कोशिश करते हैं, क्राइम करते हैं, स्कैम करते हैं। ये सब चीजें पॉलिटिशियंस करते हैं और यही पॉलिटिक्स है। लोग यही मान के बैठे हैं कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स क्या है, जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं हर गलत काम इज पॉलिटिक्स, ये ऐसा माना जाता है। तो अगर आपके साथ कोई ऑफिस में गलत कर रहा है, हम कहते हैं पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको धोखा दे गया तो आप कहते हो पॉलिटिक्स खेल गया मेरे साथ। तो पॉलिटिक्स इज समथिंग विच इज टेकन इन अ वेरी नेगेटिव, इन अ वेरी डर्टी टर्म। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है पॉलिटिक्स नेगेटिव हो, पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे पेज 3 के, इसमें थोड़ा सा डिफेंस किया गया है पॉलिटिक्स को। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुख की बात है कि पॉलिटिक्स को आज की डेट में बहुत ही नेगेटिव वे में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिशियन सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी ना किसी तरीके से सिर्फ अपनी चीजें पूरी करते हैं, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते, ऐसा माना जा रहा है पॉलिटिक्स को लेके। ये बहुत ही दुख की बात है। महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि पॉलिटिक्स एक ऐसी नेगेटिव चीज है जो कि एक सांप की तरह अपने आप को, हमारे समाज को जकड़ चुकी है, और हमें इसके सांप के अंदर रह के, इस नेगेटिविटी के अंदर रह के ही इससे लड़ना होगा। तो पॉलिटिक्स से आप बच नहीं सकते, आप हमेशा पॉलिटिक्स का हिस्सा बन के रहोगे। कोई भी ऐसा समाज नहीं बन सकता जहाँ पे किसी ना किसी तरीके की पॉलिटिक्स ना हो। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के आगे चलने के लिए। अगर एक समाज को आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने समाज के लोगों की नीड्स को पूरा करना होगा, और वहाँ पे हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो सरकार जो है पॉलिटिक्स का काम करती है और अपने देश के नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करती है। पेज 4 के लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे, टू सम अप, पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स अराइज ही वही होती है जब अलग अलग लोग ये समझते हैं कि हमारी समाज के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, और इसके ऊपर लोग जो है बहुत डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड पॉलिसी बनाते हैं। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है।
अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, अदरवाइज मैं इसको वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, वीडियो में देख लेना। ठीक है, वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, वीडियो में देख। एक तरफ तो हम ये लिखते हैं कि मल्टीपल नेगोशिएशन, तो मल्टीपल नेगोशिएशंस हो रही होती हैं। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि सरकार के लेवल पे बहुत सारे डिसीशंस लिए जाते हैं ताकि समाज के एस्पिरेशंस को पूरा किया जा सके, समाज में जितने भी लोग हैं उनके एस्पिरेशंस को पूरा किया जा सके। साथ के साथ किस तरह से जो है डिसीशन किया जाता है, किस तरह से लोग जो हैं सरकार के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, हम ये देखते हैं। तो सरकार किस तरह से आम जनता को इफेक्ट कर रही है और आम जनता किस तरह से सरकार को इफेक्ट कर रही है, ये सब कुछ हम इसके अंदर देखते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पेज नंबर 5 पे, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम बहुत सारे जो हैं टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। ये पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स के शब्द जो हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये रातों रात नहीं बन गए। इसके पीछे काफ़ी सारे जो है फिलोसोफर्स, बहुत सारे आइडियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने बैठे और बहुत सारे व्यू पॉइंट सामने रखे जिसके थ्रू ये शब्द क्रिएट हुए हैं। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे हैं, जैसे कौटिल्य, अरिस्टोटल, जीन जैक रोसो। बढ़िया, ऊपर पहुंचो टेस्ट देने के लिए। जीन जैक रोसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ये सब फिलोसोफर्स ने अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी जिसकी वजह से ये सब आपके वर्ड्स आ सके। ठीक है, तो आपका जो है सबसे पहले रोसू जो था, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, हर व्यक्तिगण को फ्रीडम मिलनी ही चाहिए। देन हमारे कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने बोला था कि फ्रीडम के साथ साथ इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए। देन महात्मा गांधी थे, उन्होंने कहा था कि स्वराज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज मीन्स कंप्लीट फ्रीडम, जो उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर भी मेंशन करा। देन मिस्टर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटी के लिए काफ़ी सारे रूल्स बनाने को बोला कि इनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इनके प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो जितनी भी सारी बातें थी, फ्रीडम, इक्वालिटी, स्वराज, आपका जो है माइनॉरिटी स्टेटस का प्रोटेक्शन करना, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाद में लिखा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक शब्द को जगह दी, जैसे कि फ्रीडम और इक्वालिटी को हमने प्रियम्बल का पार्ट बनाया, राइट्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हमारे राइट्स जो पार्ट हैं फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर हमने अनटचेबिलिटी बैन करी, शेड्यूल कास्ट के लिए काम करा। देन गांधी के जो आइडियाज़ थे, गांधी जो स्वराज की बात करते थे, वो सब हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ऐड करे। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है, ये जो हमारी बुक है, ये जो है बहुत सारे आइडियाज़ और प्रिंसिपल से डील करती है, जिसकी वजह से हमारा संविधान बनता है, हमारी सरकार इसके हिसाब से चलती है, हमारी सोशल लाइफ इसके साथ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल थ्योरी से बना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना, जो हमारी डेली लाइफ को आगे डील करता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी टुडे। आज क्यों पढ़े हम, ये सब चीज़ें तो पास्ट में हो चुकी हैं। ये पॉलिटिकल थ्योरी के जो शब्द आप बार बार बोल रहे हो, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसको अब क्यों पढ़ना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इसको कि हम अब पढ़ें। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे व्यू पॉइंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा ये कि नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट आज भी ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कि भले ही हमारे संविधान ने बहुत सारे वर्ड हमें दे दिया, हमें फ्रीडम दे दिया, हमें इक्वालिटी दे दी, डेमोक्रेसी दे दी, पर ये सब कुछ पॉलिटिकल लेवल पे हुआ है। आज भी अगर हम सामाजिक और आर्थिक स्तर पे देखें, हम सोशली एंड इकोनॉमिकली देखें, तो ये चीज़ें इक्वली प्रमोट नहीं हो रही हैं या प्रोवाइड नहीं हो रही हैं। जैसे कि हम पॉलिटिकली बोलते हैं इक्वल राइट्स हैं, वोटिंग का राइट इक्वल है, लड़का लड़की समान है, ये वो, बट आप सोशल स्फेयर में देखो तो आज भी इंसान को उसकी जात के हिसाब से, उसकी अमीरी गरीबी के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। आज भी फ्रीडम कहीं ना कहीं कर्टेल डाउन हो रही है, जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है कि क्यों फ्रीडम इक्वालिटी मैटर करता है। देन सेकेंडली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको फ्रीडम देता है, पर इसका वक्त के साथ साथ फ्रीडम का मतलब क्या है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, कल को हमारी आज़ादी के लिए पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आज की डेट में काफ़ी सारी ऐसी जो चीज़ें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जो पहले के हमारे संविधान में नहीं लिखी हुई थी। जैसे कि पहले संविधान में राइट टू लाइफ का मतलब था जीने का अधिकार,
पर आज के टाइम में राइट टू लाइफ का मतलब है जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, काम करने का अधिकार, ये सब राइट टू लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो ये फंडामेंटल राइट धीरे धीरे वक्त के साथ इंटरप्रेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, इनके अंदर अपग्रेडेशन आती है, इनके साथ बदलाव आता है। तो राइट टू लाइफ के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में ऐड हो चुकी हैं जो हमारे राइट्स का पार्ट बन रही हैं। तो अगर हमें बेसिक ही नहीं पता है कि हमारा एक्चुअल राइट क्या था, तो उसके अंदर हम नई नई चीज़ें कैसे ऐड करेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक्चुअल राइट्स क्या हैं और उसके अंदर हम कैसे कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं। देन तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे वक्त में बदलाव आ रहा है, दुनिया बदल रही है, नए तरीके की थ्रेट्स हमारी फ्रीडम को हो रही है। पहले हमारी फ्रीडम को ये थ्रेट होती थी कोई दूसरे देश का आएगा और हमें कब्जे में करके अपने अधीन बना लेगा, हमें गुलाम बना लेगा। बट अब गुलामी का भी एक नया तरीका आ गया है। अब जो है न्यूज़ फॉर्म ऑफ थ्रेट आ रहे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का थ्रेट। पहले जो था, आप जो इंटरनेट के द्वारा, जिस इंटरनेट कम्युनिकेशन या फिर टेलीफोन के द्वारा पूरी दुनिया में काम कर सकते हो, पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हो, सिमिलर वे में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और ये थ्रेट बन के बैठी हुई हैं हम लोगों पे। ठीक है, क्रिमिनल्स आज की डेट में इन्हीं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो और हमारे जो ट्राइबल कल्चर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें जो है फ्रीडम का मेंटेन करने के लिए भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है। और टेररिस्ट को और इनके ऊपर नज़र रखने के लिए, क्रिमिनल्स के ऊपर नज़र रखने के लिए भी हमें फ्रीडम मेंशन करना कि फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, इनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि कितना जो है फ्रीडम मिलना चाहिए लोगों को इंटरनेट यूज़ करने का, क्योंकि पता चल रहा है कि लोग अच्छे वे में भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और बुरे वे में भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरह से रोक टोक लगाई जाए, कहाँ फ्रीडम पे रोक लगाई जाए, क्या फ्रीडम पे रोक लग सकती है कि नहीं लग सकती है, ये सब का हमें बेसिक बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? आज हम चैप्टर नंबर 1 की कंटिन्यूएशन करेंगे। हम पहले जो था, जब हमने चैप्टर 1 किया था उस टाइम पे हमने क्या क्या टॉपिक्स उठाए थे मैं बता देती हूँ। हमने पेज नंबर 2 कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने ह्यूमन बीइंग यूनिक कैसे हैं ये टॉपिक किया था। उसके बाद व्हाट इज पॉलिटिक्स किया था, जो हमारा पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 तक था। फिर पेज नंबर 5 पे था व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी हमने कर लिया था। देन रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, आज भी पॉलिटिकल थ्योरी की क्या ज़रूरत है, ये भी हमने टॉपिक कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 8 से पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। ठीक है, इसकी वीडियो आई गेस मैंने अपलोड कर दी है, चेक कर लेना। नहीं करी है तो मैं दोबारा करवा दूं। अच्छा, तुम्हारा मिस हुआ था ये? ठीक है, एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं होगी तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, बिकॉज बीच में 2 वीडियोस ऐसी हुई हैं जिसके अंदर खाली वीडियो बनी है, ऑडियो नहीं है, तो वो मैंने अपलोड नहीं करी थी। अब मुझे ये नहीं पता वो 2 वीडियोस कौन सी हैं। एक तो इक्वालिटी चैप्टर का बीच का पार्ट है जो अपलोड नहीं हो पाया था बिकॉज उसका ऑडियो नहीं आया, सिर्फ वीडियो वीडियो आया है। और उसके अलावा इनमें से कोई एक कुछ है, कोई एक चैप्टर और है जिसका कुछ ऐसा सेक्शन हुआ है, तो देख लेना। अगर चैप्टर 1 का नहीं मिलेगा डेटा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी दोबारा। ठीक है, तो पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, तो हम जो है इस पॉलिटिकल थ्योरी, जो हमारी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी वाली, इसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम अलग अलग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द दिए गए हैं पॉलिटिक्स में, उन सब शब्दों का ओरिजिन कैसे हुआ, उनका मीनिंग क्या है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे इस चैप्टर में फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके ये सारे शब्द हैं। ये सारे शब्द कहाँ से आए, इनका ओरिजिन क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं ना। अगर मैं आपसे फ्रीडम पूछूं, फ्रीडम का डेफिनेशन हो सकता है आपके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो, ओजस्वी के लिए कुछ और हो, अंशिका के लिए कुछ और हो, वेदिका के लिए कुछ और हो, हर किसी के लिए जो है सेम वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। रीजन बीइंग कि ये जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मैथ्स की तरह नहीं है। मैथ्स के अंदर हर चीज की एक डेफिनेशन होती है, हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है। बट अगर आप इसकी बात करें पॉलिटिक्स की,
इसके अंदर एक ही आंसर नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर आप ह्यूमन एस्पेक्ट से डील कर रहे हो, और हर ह्यूमन का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक चीज को लेके। जिस तरह का नजरिया मेरा किसी चीज को लेके है, हो सकता है आपका नजरिया वैसा ना हो। तो हमारे व्यू पॉइंट चेंज होते हैं, उसी तरह से हमारी ओपिनियन चेंज होती है, उसी तरह से डेफिनेशंस भी काफी सारी चेंज होती हैं। ठीक है, अंशिका नेक्स्ट। तो इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोट करा हुआ है। आपने देखा होगा नॉर्मली लोग जो है, अगर लंबी लाइन लगी है तो लाइन तोड़ के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब कोई ऐसा कर रहा होता है नॉर्मली कहते हैं चल पीछे जा, लाइन में जा। ठीक है, तो और वो मान जाता है आपकी बात, तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो जब कोई लाइन तोड़ रहा होता है और आप उसको वापस उसकी पोजीशन पे पहुंचा देते हो, तो आपको खुशी होती है। और वहीं पे अगर वो लाइन तोड़ के आपसे आगे चले जाए और उसको आपसे ज्यादा चीजें मिल जाए, या फिर वो आपसे पहले चीजें मिल जाए, तो आपको बड़ी खुंदस चढ़ती है, आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम सारे मानते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो पहले आया उसको पहले मिलना चाहिए, जो बाद में आया उसको बाद में मिलना चाहिए। तो हम सब इक्वालिटी में, सब फॉर्म ऑफ इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो अगर सारे लोग लाइन में खड़े हैं तो कोई चीट ना करे, सब अपना लाइन वाइज खड़े हों, सब जो पहले आया उसको पहले मिले चीज, जो बाद में आया उसको बाद में चीज मिले। वहीं पे अगर स्पेशल काउंटर्स लग जाएं बूढ़े इंसानों के लिए, डिसेबल के लिए, तो हम माइंड नहीं करते। हम कहते हैं हाँ बूढ़ों के लिए अलग लाइन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको दिक्कत होती है, या फिर कोई डिसेबल है उसके लिए अलग लाइन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप हो और किसी और को स्पेशल लाइन में लगवा दिया जाए कि नहीं आप आइए, आप अच्छे लग रहे हो, आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हैं, तो आपको बुरा लगेगा। तो सम फॉर्म ऑफ इक्वालिटी हम हर कोई एक्सपेक्ट करता है। तो हम काफी लोगों को देखते हैं कि लोग जो है रोजमर्रा में डॉक्टर, स्कूल अच्छी फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि कई लोग जो है बहुत गरीब होते हैं, अपनी इकोनॉमिक कमी की वजह से, दिहाड़ी लेबर होने की वजह से, या बहुत फाइनेंशियली लो होने की वजह से वो बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज को भी नहीं पा पाते। तो हमें बड़ा अनफेयर लगता है, अगर हम सेंसिटिव हैं, अगर हम समाज के बारे में सोचते, तो हमें बड़ा ही बुरा लगता है कि एक इंसान बेसिक फैसिलिटी भी हासिल नहीं कर पा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि समाज में किसी तरीके की इक्वालिटी प्रमोट हो, ताकि हर किसी को बेसिक नेसेसिटी मिल सके। इसी बात को मध्य ध्यान में रखते हुए काफी सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, बिकॉज उन्हें नौकरी करके अपने, या छोटे मोटे काम करके अपने घर का पेट पालना होता है। और काफी सारी जो लड़कियां हैं गरीब घरों में, उनको जो है पीछे रह गए, जब माँ बाप काम पे चले जाते हैं तो लड़कियां पीछे रुक जाती हैं और अपने बच्चों, अपने भाई बहनों का, छोटे कजन्स का ध्यान रखती हैं, क्योंकि माँ बाप घर पे गए, इस वजह से वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने तो बोला हुआ है कि एजुकेशन फॉर ऑल, 8 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ना कंपलसरी है। फिर भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इतना करने के बाद भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो कैसा क्या कारण है, इस स्थिति को ठीक करा जाए। Thus you may see that idea for equality is quite complex. तो अलग अलग जगह में इक्वालिटी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो मांगता है, और कहता है कि हर किसी को लाइफ में मौका मिले। ओजस्वी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। तो इसमें लिखा है हर किसी के लिए इक्वालिटी का अलग मीनिंग है। जैसे हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल कोट करके पढ़ा था, उसमें हमारे लिए इक्वालिटी का मीनिंग है सबको जो है इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, कोई लाइन में आगे पीछे ना हो, सबको बराबर तरीके से मिले। देन हमने जो है बूढ़ों के लिए देखा था कि उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमने जो है ये देखा था कि काफी सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, काफी सारे लेबर अच्छी फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं। तो हर किसी के लिए इक्वालिटी का मीनिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई लोग अपनी गरीबी की वजह से, कई लोग अपनी एबिलिटी की, डिसेबिलिटी की वजह से प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं पा पाते। जैसे कि सरकार ने सबके लिए इक्वली स्कूल खोले हुए हैं, पर हर कोई इक्वली स्कूल पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे गरीब बच्चे या फिर लड़कियां जो है, स्पेशली लड़कियां स्कूल नहीं पहुंच पा रही हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हर किसी के लिए इक्वालिटी का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। एंड इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है और अपने अपने ओपिनियन दिए हैं किस तरह से हम जो है इक्वालिटी प्रमोट कर सकते हैं। क्या स्कूल में मिड डे मील स्कीम देना काफी होगा? तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जैसे हमने हर किसी के लिए अलग अलग पढ़ा, उसी तरह से अलग अलग शब्दों का अलग अलग मीनिंग है। फ्रीडम का अलग मीनिंग है, सिटीजनशिप का अलग अलग मीनिंग है, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक जो आपका 4 नंबर में आएगा, व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी ही क्यों चाहिए? हम ये पूरी की पूरी किताब जो है हमारी ये वाली, इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग दिस बुक? व्हाट इज द रेलेवेंस? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग दिस बुक? आपको ये 4 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है,
स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी आ सकता है, इसको व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी आ सकता है, दोनों फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको आप पेज नंबर 13 से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल से, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलेवेंट फॉर ऑल। ठीक है, पॉलिटिक्स सिर्फ उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, जिनको पॉलिटिकल साइंस लेनी है, नहीं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ टारगेट ग्रुप्स के लिए जरूरी नहीं है। आप लोग हाई स्कूल में आ गए हो, आप जो है कोई ना कोई प्रोफेशन आगे करोगे, और वो प्रोफेशन जो है इट इज रेलेवेंट फॉर अस इवन नाउ। ठीक है, तो आप आज जो है आपने ह्यूमैनिटीज ली, आगे आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, कुछ भी करोगे, आपका कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से लेना देना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने आगे साइंटिस्ट नहीं बनना होता, हमने आगे मैथमेटिशियन नहीं बनना होता, हमने आगे कुछ भी ऐसा नहीं करना होता जिसमें मैथ्स का कोई लंबा चौड़ा रोल हो, फिर भी हम 10th तक मैथ्स पढ़ते हैं। उसी तरह से हम जो हैं एज अ स्टूडेंट ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ रेलेवेंट फॉर ऑल, वेदर यू गो फॉर इन इट डीपली और नॉट, इट द बेसिक ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Just like any other subject, just like maths and science, the basic knowledge of political theory is also important. यहाँ तक समझ में आया? ये पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो पूछो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, सेकेंडली, वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन एंटाइटल्ड टू वोट। कल को आपने भी वोट देना है ना? सब 18 से ऊपर जाओगे, सब वोट दोगे। आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करो, आप सोच समझ के एक्ट करो, इसके लिए भी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज हेल्पफुल टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल आइडिया। एक सरकार को कैसे चलना चाहिए, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो फॉलो हुए कि नहीं हुए सरकार के अंडर, ये सब जानना बहुत जरूरी है। आपकी क्या क्या इंस्टीट्यूशन है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, बहुत सारे आप शब्द हैं जो पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोकल पंचायत, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इन चीजों के थ्रू समझे हो, जो कि आप आगे वोट डालोगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेसिक नॉलेज हो, ताकि आप ग्राम सभा ये सब पढ़ सको, इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहा, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, आप ये सब कुछ समझ सको। हेलो बेटा जी, हाँ सर ऊपर है। तो आप ये सब समझ सको, मीडिया क्या बोल रहा है पॉलिटिशियंस के बारे में, आप ये सब समझ सको, इसके लिए पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज ज़रूरी है। तो आप एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक होके कल को वोट डाल सकें, अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज ज़रूरी है। थर्ड, पेज नंबर 14। Thirdly, freedom, equality and secularism are not abstract ideas. ये जो शब्द है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये ऐसे शब्द नहीं है कि आपने आज सुन लिया और आगे कभी काम नहीं आएंगे। किसका फोन? मेरी वजह से रिकनेक्ट हो रहा है क्या आप लोगों का? मेरा नेट ठीक चल रहा है या मेरा नेट दिक्कत कर रहा है? ठीक है, तो ये जो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सेक्युलरिज्म है, ये कोई ऐसे शब्द नहीं है जो आपको लाइफ में कभी काम नहीं आने वाले, या आपको कभी ये सब शब्द देखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना? तो ये सब शब्द जो है हम डेली बेसिस पे इनका सामना होगा। बहुत जगह आप देखेंगे आपके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही होगी, बहुत जगह आप देखेंगे कि सेक्युलरिज्म में आप फंस रहे होगे। कई लोग जो है आपको इस धर्म का फॉलो करने को बोलेंगे, कई बोलेंगे सब जय श्री राम बोलो, और कई लोग बोलेंगे जय महाराष्ट्र बोलो। तो ये क्यों है? ये एक तरह का सेक्युलरिज्म को खत्म करने वाली चीजें हैं। आप कई बार देखोगे कि आपको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं मिल रही है, आपकी लाइफ के डिसीजन कोई और ले रहा है। तो ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका आपको आगे चल के सामना करना पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन तो आपके सामने आएगी ही आएगी। तो इन सब को जो है प्रेजुडिसेस को दूर करने के लिए, इन सब चीजों को समझने के लिए कि ये हो क्या रहा है और या ये सही है या क्या ये गलत है, इसके लिए आपको पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता चला जाएगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपको लगेगा ऐसे ही होता है। तो जब आप अपना इनकी नॉलेज ज़्यादा बेटर रखोगे तो आप एकदम एक्सट्रीम नहीं होगे, आप अपना पूरा दिमाग लगाओगे, सोच समझ के डिसीजंस लोगे लाइफ में भी। क्लियर हुआ?
ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। चौथे पॉइंट पे आऊं। चौथे पॉइंट पे आती हूँ। एज अ ठीक है, एज अ स्टूडेंट हम सबको डिबेट करने का, आर्ग्यूमेंट करने का बड़ा शौक होता है। ठीक है, हम सब लोग बहुत ज्यादा डिबेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हमारे अगर तथ्य और हमारे सत्य सही होंगे तभी हम बहुत अच्छा सा डिबेट कर सकते हैं। अगर मैं किसी चीज में डिबेट कर रही हूँ, आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ और मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्या डिबेट करूंगी। ठीक है, तो हम जो है आगे अरीना में आएंगे कि मोदी की सरकार अच्छी है कि आपकी केजरीवाल की सरकार अच्छी है। मुझे जब इनकी वर्किंग ही नहीं पता होगी, मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे काम होता है कैसे काम नहीं होता, तो मैं कहाँ से अच्छा डिबेट करूंगी। राइट। तो एज अ स्टूडेंट हमें डिबेट का, एलोक्यूशन कंपटीशन, अगेन डिबेटिंग कंपटीशन का बहुत शौक है। तो क्या सही है क्या गलत है, हम तभी आर्ग्यू कर सकते हैं, और अच्छा आर्ग्यू तब कर सकते हैं जब हमारे खुद की बैकिंग स्ट्रांग होगी, हमारा खुद का नॉलेज बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा। तो अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो तो आपको जो है पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज हैं इनकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप अपनी ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रख सकते हो, आप यहीं से आंसर उठा उठा के लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो अपनी स्पीच में, अपनी डिबेट्स में, सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर। ये 4 पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी ही चाहिए। इतना समझ में आया।